की जो एनसीएफ 2005 है, इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने लिखवाई थी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और मैंने बताया था इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और मैंने बताया था कि इंडिया में जो एनसीएफ की जो शुरुआत है, यानी जो फर्स्ट एनसीएफ है, आपसे कोई पूछ ले वो कब आया था, तो 1975 में। यदि आपसे पूछ ले इंडिया में जो एनसीएफ की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, 1975 में एनसीएफ की शुरुआत हुई, और इसके बाद सेकंड जो एनसीएफ था वो आया कब, 1988 में। 1988 के बाद तीसरा जो एनसीएफ है मैंने बताया था वो कब आया, तो सन 2000 में। और याद रखना है सन 2000 का ही संशोधित रूप है एनसीएफ 2005। यदि आपसे पूछ ले कि जो एनसीएफ 2005 जो है वो किसका संशोधित रूप है, तो राइट आंसर क्या होगा, एनसीएफ 2000 का। तो एनसीएफ 2000 में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए हमने एक नया एनसीएफ तैयार किया, और याद रखना है वो क्या है, एनसीएफ 2005। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, तो राइट आंसर होगा हमारा, शुरुआत हुई थी कब, 1975 में। फिर आपने ध्यान रखना है कि ये जो एनसीएफ 2005 है इसके निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और मैंने आपको बताया था कि इस कमेटी में 35 प्लस 3 यानी जो टोटल सदस्य थे ना वो इस कमेटी में कितने थे, 38। और याद रखिए जो 3 मेंबर हैं ये किसके थे, एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसमें टोटल मेंबर बताओ कितने थे, तो राइट आंसर क्या होगा, टोटल थे 38। ठीक है, 35 तो इस कमेटी से थे, ठीक है, 35 कमेटी के लिए और 3 एनसीईआरटी के लिए। तो याद रखना 3 एनसीईआरटी के सदस्य इसमें शामिल थे, तो याद रखना टोटल कितने हैं, 38। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इसके जो चेयरपर्सन हैं मैंने आपको बताया था उनका नाम क्या है, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो, ये कई बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 है इसके लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसमें टोटल मेंबर बताओ, तो टोटल मेंबर कितने हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, 38 है। लेकिन अध्यक्ष कौन था, तो प्रोफेसर यशपाल था। दूसरी बात, एक बात और लिख लियो, एनसीएफ 2005 में आपसे पूछ ले टोटल चैप्टर कितने हैं, तो इसमें टोटल चैप्टर जो है ना वो है कितने, 5। ठीक है, और एक बात ये भी नोट कर लियो, एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में इसको तैयार किया गया था। ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि देखो जब एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया तो इसको कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था, तो देखो संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता है, तो याद रखना इसको टोटल 22 भाषाओं में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनसीएफ 2005 का जो आइडिया है, एनसीएफ 2005 का आपसे पूछ ले ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, इसका जो आइडिया है वो आपसे पूछ ले कहां से हमें प्राप्त हुआ है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक क्या है, निबंध है, एक ऐसे है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और याद रखियो उस ऐसे का नाम क्या है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता व प्रगति। सभ्यता व प्रगति नाम का रविंद्रनाथ जी टैगोर का एक ऐसे है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इस ऐसे को पढ़कर हमें
एनसीएफ 2005 का जो आइडिया है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, और याद रखियो यहीं पे कि जो एनसीएफ 2005 है इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कक्षा 1 से स्टार्ट होकर क्लास 12 तक एनसीएफ 2005 के द्वारा हमें पता चलता है कि क्लास 1 से स्टार्ट होकर यानी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट होकर क्लास 12 तक हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, वह कैसे पढ़ाना है, इस चीज की हमें जानकारी प्राप्त होती है किससे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एनसीएफ 2005 से। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी समझाया था कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है उसका नाम पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 है ये शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्य सूत्र क्या है तो राइट आंसर क्या होगा? एजुकेशन विदाउट बर्डन। यानी एनसीएफ 2005 है यह शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, इस आइडिया पर क्या करता है? बल देता है। तो एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के आपसे पूछ लें तो ये इसका क्या है? यहाँ पर मुख्य सूत्र है। ठीक है, यहां तक पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और लास्ट में मैंने बताया था कि एनसीएफ 2005 है ये मुख्य रूप से रचनावाद पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। और मैंने बताया था रचनावाद के तहत बालक को स्वयं करके सीखने का क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग के उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि बच्चा स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, और परमानेंट अधिगम की वो क्या कर सके? प्राप्ति कर सके, तो स्थायी अधिगम को वो प्राप्त कर सके। इसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो आपसे पेपर में पूछे गए। आपसे पूछ ले एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताओ। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला मार्गदर्शी जो सिद्धांत है वो आपने लिखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखना है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से आपने जोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे की जो नॉलेज है ना वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है वो जो भी ज्ञान प्राप्त करे उसका वो फायदा अपने स्कूल के बाहरी जीवन में भी उठाने के क्या हो? लायक हो। ये मानना किसका है? एनसीएफ 2005 का। तो पहला इन्होंने आइडिया दिया, पहला मार्गदर्शी सिद्धांत दिया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से आपने जोड़ना है। ठीक है, यानी बच्चे की जो नॉलेज है वो क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 का मानना क्या है कि एजुकेशन को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये मानना किसका है? ये मानना है एनसीएफ 2005 का। यानी इनका मानना क्या है कि जो रोट लर्निंग है ना वो बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए इन्होंने इस चीज पर बल दिया कि आपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खुद के अनुभव के आधार पर सीखने का मौका प्रदान करना है ताकि वो चीजें बच्चे को लंबे समय तक याद रहें। क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज को रटता है तो वो रटी हुई चीज बच्चों को कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन जब बच्चा किसी कार्य को अपने हाथ से करता है तो उसको वहां पर सेल्फ एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं और वो चीज बच्चे को लंबे समय तक क्या रहती है? याद रहती है। तो इन्होंने इस चीज पर बल दिया कि आपने क्लास में ऐसी शिक्षण विधियों का, ऐसे टीचिंग मेथड का, ऐसी स्ट्रेटजी का आपने क्लास में प्रयोग करना है जिससे बच्चे को कोई भी चीज लंबे समय तक क्या रहे? याद रहे। और उसके लिए आपने ध्यान रखना है, उसके लिए आपने बच्चे को स्वयं कार्य करने का क्या देना है? मौका देना है। ये मानना किसका है? एनसीएफ 2005 का।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताई, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि क्लासरूम को आपने, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि क्लासरूम को आपने गतिविधियों से जोड़ना है, क्लासरूम को गतिविधियों से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का मानना क्या है कि आपने क्लासरूम को क्या करना है, गतिविधियों से जोड़ना है, एक्टिविटियों से कनेक्ट करना है। क्योंकि यदि आप क्लास में एक्टिविटी करवाते हो तो वो चीज बच्चे को लंबे समय तक याद रहती है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और जिस चीज में बच्चा सीखने के लिए खुद इंटरेस्ट लेगा तो सिंपल सी बात है वो चीज बच्चे को लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी। तो इन्होंने इस चीज पर बल दिया है कि आपने क्लास में पढ़ाते समय खेल विधि का प्रयोग करना है, और खेल विधि के साथ साथ आपने क्लास में एक्टिविटी भी क्या करवानी है, एक्टिविटी भी आपने इन्वॉल्व करनी है, ताकि वो चीजें बच्चे को लंबे समय तक याद रहे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित हो। एनसीएफ 2005 का मानना क्या है, आप बच्चे के लिए जो भी सिलेबस या जो भी कैरिकुलम या जो भी कंटेंट तैयार करते हो वो बच्चे के चहुमुखी विकास को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वह पाठ्यक्रम जो है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर आधारित होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें केवल बच्चे के विकास के एक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे पुराने टाइम के जो सिलेबस थे, पुराने टाइम के जो पाठ्यक्रम थे, उनमें केवल बच्चे के मानसिक विकास की तरफ ध्यान दिया जा करता। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मनुष्य के व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, एक कोग्निटिव, एक साइकोमोटर, और एक मैंने बताया था अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष। तो आज के टाइम पे आप जो भी सिलेबस तैयार करोगे वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर क्या हो, आधारित हो। आपने बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे के शारीरिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका नैतिक विकास, इन सभी की तरफ लगातार क्या देना है, ध्यान देना है। तो आप जो भी पाठ्यक्रम तैयार करोगे वो बालक के चहुमुखी विकास पर क्या होगा, आधारित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगला पॉइंट आपने लिखना है, एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बल दिया कि आपने एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी आपने एनसीएफ 2005 के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने एनसीएफ 2005 के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने हैं। एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बल दिया है कि आप ऐसा सिलेबस तैयार करो जिसके आधार पर राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले विद्यार्थी क्या हो, तैयार हो। यानी ऐसे विद्यार्थी आपने तैयार करने हैं जो अपने देश का क्या करें, सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, और अगर देश को कभी भी उसकी जरूरत हो तो वो उसके लिए मर मिटने के लिए क्या हो, तैयार हो। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आपने आस्थावान विद्यार्थी जो है वो तैयार करने हैं। तो आपसे पूछ ले कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताओ। तो एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो केवल क्लासरूम तक ही सीमित न हो, वो भविष्य में या क्लास से बाहर भी उसका फायदा उठा सके। दूसरी बात इन्होंने बताई कि एजुकेशन को आपने रटंत प्रणाली से, रोट लर्निंग से क्या करना है, मुक्त करना है। फिर इन्होंने बताया आपने क्लास को गतिविधियों से जोड़ना है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि आप ऐसा सिलेबस तैयार करो जो बालक के चहुमुखी विकास यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास या इंग्लिश में बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट पर क्या हो, आधारित हो। फिर उन्होंने बताया कि आप एनसीएफ 2005 के आधार पर ऐसे विद्यार्थी तैयार करो जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसे हो, आस्थावान हो। तो ये इसके 5 मार्गदर्शी क्या है, सिद्धांत है।